जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हेड वोल्कान बोजकिर ने कश्मीर को लेकर उल्टा सीधा बयान दिए हैं। हालांकि वो 3 दिन की पाकिस्तान विजिट पे आए थे और वो तब कश्मीर को लेकर कई तरह का स्टेटमेंट पाकिस्तान मीडिया पे दिए। उनका कहना था कि कश्मीर का मुद्दा और फिलिस्तीन का मुद्दा एक तरह का है, दोनों सेम टाइम का है। उसके साथ उन्होंने पाकिस्तान को कहा कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में वो और जोर शोर से रखे और दोनों देश कश्मीर को लेकर ऐसा कुछ भी ना करे जिससे कश्मीर मुद्दा और भड़क सकता है। इनडायरेक्टली वो 2019 में भारत जो कश्मीर से 370 हटाया था उसके एग्नेस्ट बोल रहे थे। हालांकि उसके बाद भारत ने उनकी जो बयान था उसको काफ़ी निंदा की और इसके साथ साथ भारत उन्हें डायरेक्टली कहा वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के हेड है और वो ऐसे बयान देकर उनकी पद का गरिमा को ना खराब करे। इनडायरेक्टली ये कहना था आप पाकिस्तान का स्पोक पर्सन ना बनो। इसके साथ दोस्तों मैं वीडियो के सेकंड पार्ट में यूनाइटेड नेशन का जो रिजोल्यूशन 47 है जो खासकर कश्मीर को लेकर था उसके ऊपर बात करूंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं पाकिस्तान के मीडिया हो, उनके पॉलिटिशियन हो या फिर उनके लोग, वो हमेशा से ये आरोप लगाते हैं भारत कश्मीर को लेकर यूनाइटेड नेशन के रिजोल्यूशन को नहीं मान रहा है, यूनाइटेड नेशन क्यों कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन मैं आपको आज डिटेल्स में बताऊंगा जो यूनाइटेड नेशन का रिजोल्यूशन था उसे अगर सच में पाकिस्तानी मानने के लिए जाएंगे या फिर वो पाकिस्तानी सुनेंगे उनका होश उड़ जाएगा। हालांकि 95% पाकिस्तानियों को वो रिजोल्यूशन के बारे में पता नहीं है। जो 5% उनके पॉलिटिशियन या फिर आर्मी वालों को पता है वो जानबूझकर इसे बाकी लोगों के सामने लाते भी नहीं है, क्योंकि इससे इनके ही बदनामी होगी या फिर ऐसे स्टेप से वो खुद नहीं कर पाएंगे। हालांकि भारत में ज़्यादातर लोगों को पता है वो रिजोल्यूशन का 3 स्टेप क्या है। हालांकि मैं आपको दोबारा डिटेल्स में बताऊंगा। खासकर मैं पाकिस्तानियों को रिक्वेस्ट करूंगा जो वो ये वीडियो को देख रहे हैं वो आखिर तक जरूर देखें और आखिर में फैक्ट और लॉजिक के साथ बात करें। दोस्तों, आप मेरे पीछे ये फोटो देखिए, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हेड वोल्कान बोजकिर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी है। आप सब सोच रहे होंगे अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हेड खुद पाकिस्तान में जाकर कश्मीर को लेकर ऐसा बयान देते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा जीत है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो वोल्कान बोजकिर साहब है इनका ओरिजिन है टर्की ओरिजिन, ये टर्की के डिप्लोमेट थे और अभी 1 साल के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हेड बने हैं और उनका कार्यकाल और 3-4 महीना है। इसीलिए ये आसानी से पाकिस्तान में जाकर कश्मीर को लेकर ऐसा बयान दिया था। उनका पहला बयान था कि कश्मीर मुद्दा और फिलिस्तीन मुद्दा लगभग एक तरह का है और सेम टाइम का है। सेम टाइम का है ये तो सच है, क्योंकि दोनों मुद्दा लगभग वही 1948 से शुरू हुआ था। लेकिन ये दोनों मुद्दे में कोई भी समानता नहीं है, सिर्फ इमोशन है। मतलब ये जितने मुस्लिम देश है वो अपना इमोशन के हिसाब से बोल सकते हैं कि नहीं ये दोनों मुद्दा सेम है, लेकिन लॉजिक के हिसाब से ये दोनों बिल्कुल अलग है। क्योंकि अगर ब्रिटेन भारत का 3 टुकड़ा करके 2 नेशन थ्योरी के हिसाब से 2 देश बनाते हैं, यहाँ इनका लॉजिक सही है। लेकिन सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई होता है और 2 देश बनते हैं इजराइल और फिलिस्तीन, वो यहाँ गलत हो जाता है। ये कैसे? अगर ये सही है तो फिर ये भी सही है, अगर ये गलत है तो फिर ये भी गलत है। अब मैं आता हूँ पाकिस्तान मीडिया के ऊपर। पाकिस्तान मीडिया ने कई तरह का अजीब गरीब डाटा उनके सामने रखे हैं जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हेड है। एक बड़ा आरोप पाकिस्तान ने ये लगाया है कि पिछले 1-2 साल में इंडिया ने लगभग 4,30,000 न्यू डोमिसाइल इंडिया के लोगों को दिया है ताकि वो जाकर कश्मीर में रह सके। हालांकि आंकड़ा कितना सही है कितना गलत है ये तो पता नहीं है। अगर ये सही भी है तो इसमें क्या गलत है? कश्मीर हमारा हिस्सा है, हम जब चाहे वहाँ जाकर रह सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखो 1991 में तकरीबन 5 लाख के करीब कश्मीर पंडितों को उनके घर से जबरन मतलब उनको मार कर भगाया गया। आज भी वो लोग बुरे हालात में रह रहे हैं। क्या उन लोगों का हक नहीं है वो जाकर फिर से कश्मीर में रह सके? हालांकि पिछले 6-7 साल से ये जो नया गवर्नमेंट आया है वो कुछ स्टेप लिए हैं, लेकिन अभी भी जो कश्मीर पंडितों का जो हालात है वो 100% सुधरा नहीं है। इसके साथ आप देखिए, अगर टर्की को मतलब आप टर्की का डबल स्टैंडर्ड देखिए। इजराइल जब बना था खुद टर्की पहला मुस्लिम देश था जो इजराइल को मान्यता दी थी। आज तक टर्की जो बोलता तो बहुत है इजराइल के खिलाफ, लेकिन ऐसा कोई भी सीरियसली स्टेप वो नहीं लेता है। लेकिन बातें ऊपर आकर करने में ये दोनों देश पीछे नहीं रुकते हैं। अब दोस्तों, ये जितना भी सब बयानबाजी चल रहा है ये सिर्फ पाकिस्तान के जो होम ऑडियंस है उनको खुश करने के लिए है। इसके जो बयान है उस बयान से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा भारत को, क्योंकि अब तो टर्की पाकिस्तान का खुलकर साथ रहा है ना कश्मीर को लेकर। इससे पहले अमेरिका एक वक्त पर साथ दे रहा था, तो क्या हुआ? वो क्या कश्मीर को हमसे छीन लिए? ऐसे बयान से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं आपको यूनाइटेड नेशन का जो कश्मीर को लेकर रिजोल्यूशन था और वो 3 स्टेप क्या है आपको थोड़ा डिटेल्स में समझाता हूँ। दोस्तों, 1948 में यूनाइटेड नेशन ने कश्मीर मुद्दे को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप का सॉल्यूशन दिया था।
पहला स्टेप ये था पाकिस्तान आर्मी या फिर तब जो कबायली फोर्स आगे आया था वो पीछे जाएगा। दूसरा स्टेप ये था इंडियन आर्मी भी अपना सेना को कम करेगी, लेकिन इंडियन आर्मी के कुछ सैनिक रहेंगे वो पूरा कश्मीर को कंट्रोल करेंगे। थर्ड स्टेप था उसके बाद जनमत संग्रह होगा और लोग डिसाइड करेंगे वो किस देश के साथ जाना चाहते हैं। अगर मैं आपको मैप के जरिए प्रेजेंट टाइम में समझाऊँ, अगर वो 3 स्टेप लागू होगा तो वो कैसे लागू होगा। आप देखिए इस मैप में पाकिस्तान चालाकी से इस वाले एरिया को आज़ाद कश्मीर का नाम दिया है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का कहना है अगर विवाद है तो पाकिस्तान साइड पे ये वाला एरिया पे है, लेकिन भारत के साइड में इतने बड़े एरिया पर विवाद है। ये जो येलो वाला एरिया है गिलगिट बाल्टिस्तान, ये तो पाकिस्तान का ही हिस्सा है, इसे कश्मीर मुद्दे के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, अगर कश्मीर मुद्दे का अगर हम ले तो पूरा ये जो मैप देख रहे हैं वो टोटल आ जाएगा। अब अगर फर्स्ट स्टेप लागू होता है तो पाकिस्तान आर्मी को पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में जहाँ जहाँ पाकिस्तान आर्मी तैनात है उनका नंबर 1-2 लाख या फिर जितने भी है वो सब पीछे जाएंगे। सिर्फ आर्मी वाले नहीं जाएंगे, उनका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बंकर, ऑफिस वगैरह, वो सब को तबाह किया जाएगा, एक भी वहाँ नहीं रहेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान जो अपना बाप का ज़मीन समझकर ये एरिया को दे दिया था चाइना को गिफ्ट, उसको भी वापस लाया जाएगा। इसके बाद चाइना जो सिपेक रिलेटेड प्रोजेक्ट गिलगिट बाल्टिस्तान में चला रहा है वो बंद होगा और वहाँ जितने भी चाइनीज आर्मी वाले हैं या फिर चाइनीज वर्कर है वो भी वहाँ नहीं रहेंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान आर्मी वाले तो पीछे जाएंगे, साथ में जो पाकिस्तान ओरिजिन के लोग हैं, जो ओरिजिनल कश्मीर मुल्क के लोग नहीं हैं, वो भी इस एरिया से पीछे हटेंगे। अगर ये रूल लागू होते हैं तो तकरीबन इस एरिया से 70-80% लोग जो पाकिस्तान पंजाब ओरिजिन के हैं वो चले जाएंगे। सेकेंड स्टेप ये है कि कश्मीर में भारत भी अपना सेना को कम करेगा। हालांकि भारत टोटल अपना 100% सेना को कम नहीं करेगा, 60-70% कम करेगा। बाकी जो सैनिक रहेंगे वो जाकर पूरा कश्मीर के एरिया को अपने कंट्रोल में लेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मतलब देखने के लिए या फिर उसको ठीक से रखने के लिए। इसके बाद थर्ड स्टेप ये है कि उसके बाद जनमत संग्रह होगा और जो लोग रहेंगे, और उससे पहले एक और स्टेप है जो 1991 में हमारे जो कश्मीर पंडित भाइयों को वहाँ से जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था, तकरीबन तब उनका नंबर 5-6 लाख के करीब थे, अब वो 10 लाख के आसपास होंगे। वो सब लोग भी जाकर कश्मीर में रहेंगे, फिर जनमत संग्रह होगा और लोग डिसाइड करेंगे वो किस देश के साथ जाना चाहते हैं। ऐसे में आप सबके मन में सवाल होगा तो ये अगर स्टेप होता है तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये सब एरिया में तो ज़्यादातर मुस्लिम लोग ही रहते हैं और वो पाकिस्तान के साथ ही चुनेंगे जाने के लिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, पाकिस्तान को 2 डर है। पहला डर ये है कि अगर पाकिस्तान आर्मी ये सब एरिया को खाली कर देता है और इंडियन आर्मी जाकर इस एरिया को कंट्रोल में लेता है तो बाद में इंडियन आर्मी ये कह सकता है कि मैं ये एरिया से हटूंगा नहीं, तब यूनाइटेड नेशन भारत का क्या कर लेगा। क्योंकि जो ताकतवर देश है वो हमेशा अपने बात को मतलब मनवा लेता है। मतलब जैसे आप चीन को देखो, वो तिब्बत हो गया या फिर सिंजियांग पे कब्जा करके रखा है यूनाइटेड नेशन, उसके क्या कर लेता है, कोई भी कुछ भी नहीं। ऐसे ही अमेरिका और रसिया और बाकी देश भी कई बार यूनाइटेड नेशन के रूल को तोड़े हैं। दूसरा डर पाकिस्तान को यह है, अगर मान लेते हैं कि जनमत संग्रह तक बात जाता है तो जो लोग हैं वो पाकिस्तान को कभी भी नहीं चुनेंगे, क्योंकि यहाँ जो 15-20% मेनली जो कश्मीर ओरिजिन के लोग रहते हैं उनके ऊपर पाकिस्तान आर्मी पिछले 60-70 साल से काफ़ी अत्याचार किया है और उनका भी इकोनॉमिक कंडीशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऐसे में ये लोग ज़्यादा चांस है वो भारत के साथ रहने के लिए चुनेंगे। जो जम्मू एरिया है वो तो बिल्कुल भारत के साथ आएगा। मेन मुद्दा है वैली एरिया, जो वैली में 60-70 लाख मुस्लिम लोग रहते हैं, वो कौन से देश को चुनेंगे। देखिए वहाँ 15-20% या उससे कम लोग ऐसे हैं जिनका दिल हमेशा पाकिस्तान के लिए धड़कता है, ये इसमें कोई बहुत बड़ा डाउट नहीं है। लेकिन उनका नंबर कोई मतलब बाकी कंपेयर में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर मुस्लिम लोग वो चूज करेंगे इंडिया, क्योंकि उनका जो देखिए कश्मीर में जो एवरेज मुस्लिम लोग रहते हैं उनका जो लाइफस्टाइल है पाकिस्तान के कंपेयर में जो पाकिस्तान के एवरेज मुसलमान लोग रहते हैं उनसे कई गुना से ज़्यादा अच्छा है। वो क्यों एक अच्छे मतलब उभरता हुआ भारत की इकोनॉमी वाला देश के साथ छोड़कर एक गरीब पाकिस्तान के साथ जाएंगे, जो जिसके साथ जाने के बाद उनका कोई फ्यूचर ही नहीं है। इसलिए दोस्तों पाकिस्तान पिछले 60-70 साल से कभी भी यूनाइटेड नेशन के ये सारे स्टेप को फॉलो नहीं किया, लेकिन हमेशा यूनाइटेड नेशन चिल्लाते हैं। दोस्तों पाकिस्तान के हिसाब से यूनाइटेड नेशन ऐसा कुछ करे जैसे कि रातों रात यूनाइटेड नेशन आकर बोले कि ये सब एरिया से इंडिया के आर्मी वाले सब हट जाए और ये सब एरिया आज से पाकिस्तान का हो गया। पाकिस्तान कश्मीर को लेकर ऐसा ही सोल्यूशन चाहता है जो कहीं भी होगा नहीं, और मेरे हिसाब से पाकिस्तान को ऐसे चिल्लाने दिया जाए, क्योंकि हमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, हमारे आर्मी वाले कश्मीर में हैं, इसके लिए इकोनॉमिक बर्डन भी पड़ता है हमारे ऊपर और बीच बीच में हमारे जवान भी शहीद होते हैं। लेकिन आप देखो हम बड़ा देश से हम ऐसे छोटे छोटे नुकसान को सह सकते हैं, लेकिन आप देखिए पाकिस्तान का हालत क्या हो गया है। 1960 में पाकिस्तान की इकोनॉमी को एशियन टाइगर कहा जाता था, आज एशियन टाइगर से वो एशियन बेगर बन गए हैं, हर देश से भीख मांग कर फिरते हैं। और अपना इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत जैसा है, अगर 10-15 साल ऐसा चला तो पाकिस्तान का 4 टुकड़ा होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा।
1971 में तो वो अपना आधा देश खो ही चुके हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से हमें मेन फोकस हमारा इकोनॉमी और चाइना के ऊपर करना चाहिए। पाकिस्तान को उसके हाल में हम छोड़ देते हैं और उसके बाद को कभी सीरियसली लेने की ज़रूरत भी नहीं है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।